बेचारे फर्जी वामपंथियों के लिए तो ये मार्च का जो बीता हुआ महीना है किसी प्रलय से कम नहीं रहा। जी हां, मार्च को गुजरे हुए अभी एक ही दिन बीता है और इन फर्जी वामपंथियों को राजनीति से लेकर सिनेमा के क्षेत्र तक में इतने ज्यादा झटके लगे हैं कि इन बेचारों की हालत एकदम टाइट हो चुकी है। ये दर्द से एकदम तड़प रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। पहले तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इन फर्जी वामपंथियों को ऐसे ऐसे दर्द दिए कि बेचारे कोई एजेंडा ही नहीं ढूंढ पाए, दर्द से तड़पते रहे। और अब उन दर्द भरे घावों पर RRR जो फिल्म आई है उसकी सफलता ने इतना बढ़िया तरीके से नमक रगड़ दिया है कि क्या कहने। जी हां, RRR लगभग पूरे इंडिया में ब्लॉकबस्टर रही है, 500 करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुकी है। और इस RRR फिल्म ने जो विचारधारा हम सबके सामने प्रस्तुत की है उससे बेचारे फर्जी वामपंथियों का जो दर्द भरे घाव थे जो कश्मीर फाइल्स ने दिए थे उस पे बड़े ही प्यार से नमक रगड़ा गया है RRR फिल्म की सफलता ने। तो इससे उनका दर्द डबल हो गया है और अब बेचारे तड़पते हुए यहां वहां मुंह मारते फिर रहे हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनंत, एक बार आपके साथ फिर से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिल्मी आदमी। और आप आज सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये फर्जी वामपंथियों की बात क्यों करने लगा, फिल्म का चैनल है तो पॉलिटिक्स की बात क्यों करने लगा। पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ फिल्मों की बात हो रही है। दो प्रमुख फिल्में हैं, द कश्मीर फाइल्स और RRR। फिल्में और राजनीति का संबंध तो थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि फिल्मों से जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे देश की राजनीति पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। ये आपने देखा द कश्मीर फाइल्स फिल्म जब रिलीज हुई और अब RRR में रिलीज हुई है तो ठीक वही हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा इस बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए, कैसे फर्जी वामपंथी जो है इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद एक्सपोज हुए, उनका भंडा फोड़ हुआ। हाल ही में कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो रिलीज हुई है पैन इंडिया मूवी रौद्रम रणम रुधिरम, यानी कि आप समझ गए RRR, भारत के आजादी के आंदोलन के एक अनछुए पहलू पर आधारित फिल्म है। रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन समेत बहुत सारे इसमें एक्टर्स हैं। और जो इसकी जो कहानी है, जो ओरिजिनल स्टोरी है, वो वहां के दो क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम के जीवन पे आधारित है, उससे इंस्पायर्ड है। और जैसा कि सभी जान रहे हैं आप लोग कि SS राजामौली साहब ने इसको जो है डायरेक्शन दिया है। तो इस फिल्म ने जो, जैसा मैंने पहले बताया, 550 करोड़ रुपए से ऊपर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये कर चुकी है। लेकिन RRR में ऐसा क्या है इससे ये फर्जी वामपंथी जो है ये एकदम तमतमाए हुए हैं, ना उनसे खाना निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है। असल में जो RRR ये फिल्म है वो भारत के स्वाधीनता के संग्राम पे आधारित है, जिसकी जो टाइमलाइन जो उसमें दिखाई गई है वो 1920 से 21 के बीच में जो है वो दिखाई गई है। लेकिन उसमें कमाल की बात यह है कि ना तो कांग्रेस, ना ही जवाहरलाल नेहरू जी, ना ही महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। अच्छा बात नहीं है। नहीं, इस फिल्म के अनुसार उस देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता लाला लाजपत राय थे उस समय, महात्मा गांधी जी नहीं। परंतु बात यहीं पे खत्म नहीं होती। फिल्म के अंत में एक गीत जो है शोले वाला, जो आपने सुना होगा, उसमें भारत के जो आजादी के जो नायक रहे हैं, मुख्य नायक रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा महिमा मंडन किया गया, उनकी तारीफ की गई है। उस सॉन्ग का नाम है शोले। तो इसमें देश के कई महान नायकों का गुणगान किया है जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। और वंदे मातरम के उस झंडे का भी इसमें जो है यूज किया गया है, जिसका यूज जो है वीर सावरकर, रास बिहारी बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों ने किया था। और इस गीत में हमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को नमन भी किया गया है। इसमें हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखाई देते हैं, भगत सिंह दिखाई देते हैं। लेकिन जब गुजरात का प्रतीक चिन्ह गुजराती शोले जब वो लिरिक्स आता है तो आने से पहले हमें लगता है कि अरे यार यहाँ तो पक्का महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ SS राजामौली ने गांधी जी की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। अब ये देखकर इतने फर्जी वामपंथी हैं भारत के, सब दर्द से तड़प उठे हैं। लेकिन बेचारे ये फर्जी वामपंथी करे भी तो क्या करे। ना तो ये बेचारे लोग SS राजामौली जी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना ही RRR के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। अगर RRR के खिलाफ बोलने निकले तो भैया इन्हें साउथ की जबरदस्त ऑडियंस का सामना करना पड़ेगा, जिनका सामना करने की इनकी बस की बात है नहीं। दूसरा, अगर ये कुछ बोलते भी हैं तो लोग इन्हें उतना सीरियसली लेंगे ही नहीं। लोग इन्हें इतना ही सीरियसली लेंगे जितना नरेंद्र मोदी जी बाकी फर्जी वामपंथियों को लेते हैं, यानी कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले लेंगे। और दूसरा पहलू यह है कि अगर इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर होकर ऊपर उड़ने की कोशिश की इन फर्जी वामपंथियों ने, तो इनका भी वही हाल होने वाला है जो कुछ हफ्तों से द कश्मीर फाइल्स के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले हर आदमी का हो रहा है। अब विश्वास ना हो रहा हो तो देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में जो उनका भाषण दिया
बड़ा ही सेंसलेस, लॉजिकलेस जो भाषण था, और जितना पूरा स्टाफ जो हंस रहा था, कश्मीरी पंडितों का अपमान कर रहा था, अब उनका क्या हाल हो रहा है आप देखिए। उन्हें आके क्षमा मांगी जा रही है और हमेशा की तरह वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भैया हमारी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा उनका यही एक सेम विक्टिम कार्ड होता है, जब कुछ नहीं बचता तो यही खेलते हैं वो। हम गधे, सही है, हम गधे, पता है, हम गधे। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। तो कुल मिला के बात यह है, कुल जमा यह है कि वास्तव में ही आरआरआर और द कश्मीर फाइल्स की प्रचंड सफलता ने फर्जी वामपंथियों को एक ऐसा दर्द दे दिया है कि उससे उबरने के लिए उन्हें महीनों लग जाएंगे, शायद वर्षों भी लग जाएं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है बाबा, ये साल अभी खत्म हुआ नहीं है। अभी भी पाइपलाइन में कई ऐसी फिल्में हैं जो इन फर्जी वामपंथियों के बखिया उधेड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो आप भी करेगा इंतजार। ऐसे ही इन फर्जी वामपंथ फैलाने वालों पे चोट होती रहेगी और हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर की सफलता देखने के बाद जो डायरेक्टर्स, जो फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो फर्जी वामपंथियों को एक्सपोज करें, तो वो आगे और ऐसी फिल्में बनाएंगे और हमें देखने मिलेंगी। और अब तक फर्जी वामपंथियों ने और बाकी लोगों ने जो एक ऐसी इमेज का अपने हमारे ऊपर चश्मा चढ़वा रखा था, वो उतारने का समय आ गया है। तो उम्मीद करते हैं ऐसी फिल्में और बने और इन फर्जी वामपंथियों की छवि ऐसे ही धूल में उड़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।